Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ सस्ता अतुल चौरसिया। मेरा नाम है मेघनाथ और अतुल चौरसिया सर आज हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हमारा मीडिया रंबल शुरू है और वो एक पैनल डिस्कशन में बिजी है और उनके कुछ इंटरव्यूज भी लाइंड अप है। तो फिर आज उन्होंने बोला कि मेघनाथ तुम कर दो, तो मैंने बोला ठीक है, कोशिश करता हूँ। आपकी तरह तो इतने अच्छे से कर नहीं पाऊंगा पर फिर भी कोशिश जारी है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान साकेत सूर्या, जो पीआरएस लेजिस्लेटिव से है। पीआरएस लेजिस्लेटिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो संसद को ट्रैक करती है और इस पर हम आज ज्यादा बात करेंगे क्योंकि साकेत है हमारे साथ। आपका स्वागत है साकेत। धन्यवाद। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे उभरते सितारे शार्दुल। उभरते सितारे क्योंकि आप श्रोताओं ने काफी लेटर्स लिखे हैं जिसमें आपने इनको बोला है उभरते सितारे। तो देखिए, मैं कोई सितारा नहीं हूँ। मैं आरा बनने लायक भी नहीं हूँ, सितारा तो दूर की बात है, पर धन्यवाद। इनको उभरता सितारा मैंने एक बहुत ही बड़े रीजन के लिए बोला है। हमको थोड़े से लेटर्स आना शुरू हो गए हैं हमारी श्रोताओं की तरफ से और कुछ 3 लेटर आए थे हमको पिछले हफ्ते। उसमें से 2 जो लेटर है वो शार्दुल के फैन मेल है। तो हम कुछ लेटर्स पढ़ेंगे और शार्दुल को थोड़ा सा एम्बैरेस भी करेंगे बीच में। और मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि आप हमको लिखते रहिए, अच्छा लगता है। contact@newslaundry.com पर आपके विचार सुनने में बड़ा मजा आता है और शार्दुल को उसकी प्रेज सुनने में भी बड़ा मजा आता होगा। तो प्लीज लिखते रहिए और शार्दुल को और एक मतलब उभरता सितारा बनाते रहिए। आज हमारा एक छोटा सा टीम है, छोटा सा पैनल है क्योंकि मैं भी एक छोटा सा होस्ट हूँ। तो फिर आज की हम चर्चा शुरू करते हैं, पर पहले हेडलाइंस। शार्दुल, इस हफ्ते के हेडलाइंस में सबसे पहले भारत में कल एक दिन में 96,424 नए कोविड-19 के मरीज मिले। 1,174 लोगों की मौत हुई और भारत में मरीजों की संख्या बढ़कर 52,14,677 हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 84,372 हो गई है। तो सभी प्लीज, सब बाहर आ रहे हैं लेकिन अपना ध्यान रखें। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में पता चला कि जेनुआ डेटा नाम की कंपनी, जो शिंजिन चाइना में उसका हेडक्वार्टर था, भारत में 10,000 टारगेट्स का बिग डेटा कलेक्ट कर रही थी। इसमें सारे बड़े नेता, लगभग सारे बड़े इंपॉर्टेंट नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, मशहूर फिल्मी हस्तियां, खिलाड़ी, कंपनियों के मालिक, टीवी चैनल, पत्रकार, सभी बड़े लोग शामिल हैं। बिग डेटा से क्या मतलब है? बिग डेटा का मतलब है आपके जीवन के जो जुड़े छोटे छोटे तथ्य हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं। उन्हें देखकर आपके पूरे जीवन को समझा जा सकता है, प्रोफाइलिंग हो सकती है। अगला मुख्य समाचार है, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में 17,000 पेज की चार्जशीट फाइल करी और उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आज अगर हमारे पास समय रहा तो इस पर भी आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने दूरदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद नाम के प्रोग्राम पर रोक लगा दी एक पिटीशन के बाद, जब सरकार ने उसे हाई कोर्ट की रोक के बाद चलाने की मंजूरी दे दी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में ओछी और समाज को बांटने वाली पत्रकारिता हद के बाहर जा चुकी है और इस पर किन्हीं 5 लोगों का पैनल, प्रतिष्ठित लोगों का पैनल गठित होना चाहिए। लोकसभा में केंद्र सरकार ने कहा, ये अगली खबर है, कि उनके पास मरने वाले प्रवासियों का कोई आंकड़ा नहीं है। सोमवार को जब उन्होंने ये कहा तो उनकी बहुत आलोचना हुई। तो उन्होंने फिर खाना पूर्ति करने के लिए कहा कि उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई तंत्र ही नहीं है जिससे जिला स्तर पर ये आंकड़े पता चल सके। सरकार ने राज्यसभा में यह भी कहा कि उनके पास मरने वाले डॉक्टरों का भी कोई आंकड़ा नहीं है और उन्होंने कहा कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदर पूनावाला ने कहा है कि वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि 2024 तक ही हो पाएगी।
जैसा उन्हें लगता है। श्रोताओं के लिए ये बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ही मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से एक है दुनिया के। हाँ, फेसबुक की एक पूर्व कर्मचारी सोफिया ज़ियान ने 6,600 शब्दों का मेमो लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के समय फेसबुक ने बहुत से राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए बनाए गए फेक अकाउंट्स को जानबूझकर नहीं रोका और उन्हें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का खुला मौका दिया। ये मुख्य समाचार थे। और एक और इंटरेस्टिंग खबर जो आ रही है अभी, वो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है कि नरसिम्हा कौर बादल जी ने रिजाइन कर लिया है एक फार्मर्स बिल जो इंट्रोड्यूस किया था उसको लेकर। तो उस पर भी एक्चुअली हम पता करेंगे साकेत से कि वो बिल में क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज की चर्चा हम पार्लियामेंट के बारे में तो जरूर बात करेंगे, पर जैसे हमने प्रॉमिस किया था इंडो चाइना इशू पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर समय मिला तो उमर खलीद का जो सिचुएशन है उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे पहले सब्जेक्ट मैटर से, जो कि है हमारा संसद का सत्र। कुछ बैकग्राउंड दे दूं थोड़ा सा। मार्च में लास्ट बजट सेशन हुआ था जब पैंडेमिक जैसे कोविड-19 का पैंडेमिक हमारे देश में जस्ट एंटर किया था। तो मार्च के बाद 5 महीने बाद फिर से मॉनसून सत्र अभी शुरू हो गया है लास्ट मंडे से, जो कि 14 सितंबर से शुरू हो गया है। हम ये पॉडकास्ट 18 सितंबर सुबह 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं। और इस सत्र का मतलब महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। कितना हुआ है, कितना किया है, राहुल शिवशंकर जी जैसे सो मच हुआ है, कितना किया है बहुत कुछ हुआ है एक्चुअली। बीच में थोड़ा सा हम रिव्यू भी दे देते हैं। एक तो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा वांदे में है। वांदा, राइट? वांदा बोलते हैं। यस। हाँ, वांदे में। फिर राड़ा हो गया हमारा चाइना के साथ, और ऊपर से पाकिस्तान के भी बॉर्डर पर मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो दो तरफ से हमारे यहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू है। ये बीच में हुआ था, जून में पहला बड़ा इंसिडेंट हुआ था कॉन्फ्लिक्ट का। उसके अलावा ऑब्वियसली लॉकडाउन के इफेक्ट्स भी हमको अभी दिखाई दे रहे हैं। मास माइग्रेशन हुआ था जो लॉकडाउन की वजह से, उसके इफेक्ट, जैसे शार्दुल ने बताया, गवर्नमेंट के पास कोई डेथ फिगर्स तो है नहीं, पर उनके पास एक ऐसे ही उन्होंने एक पर्चा जारी कर दिया था कि उनके पास कितने लोग सिटी से माइग्रेट होकर अपने होम टाउन में गए, उसके फिगर्स दिए गए हैं। और एक चीज हुई जो कि हमारे जीडीपी ग्रोथ फिगर्स जो निकली 23.9% का ड्रॉप हुआ था। हमने हमारे चर्चा के एपिसोड में इन सब चीजों के बारे में काफी बात किया है, तो ये हम फिर से दोहराना नहीं चाहेंगे, पर आई थिंक यूजफुल होगा थोड़ा सा टच करना, क्योंकि पार्लियामेंट में काफी लोगों ने मतलब काफी एमपीज ने ये सब विषयों को उठाने की कोशिश की है। तो चर्चा की शुरुआत हम साकेत के साथ करते हैं। साकेत, ये जो पार्लियामेंट का सत्र है वो थोड़ा बाकी के पार्लियामेंट के सत्र से अलग है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि वो कैसे अलग है और कैसे ये पैंडेमिक के सिचुएशन में अभी पार्लियामेंट काम कर रहा है? जी मेघनाथ, तो सबसे पहले तो क्योंकि कोविड-19 की वजह से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत महसूस की गई है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, क्योंकि वर्चुअल मीडियम का इस्तेमाल करने से लोकसभा और राज्यसभा ने कहीं ना कहीं दूरी बनाई है। तो उन्होंने इस सत्र में जो कार्यवाही होगी वो उसमें राज्यसभा और लोकसभा साथ साथ नहीं चलेंगे। तो राज्यसभा अभी सुबह 9 से दिन के 1 बजे तक और लोकसभा दिन के 3 से शाम के 7 बजे तक काम कर रही है, ताकि जो राज्यसभा और लोकसभा, इसके अलावा विजिटर गैलरी, इन सब स्पेस को यूज करके मेंबर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ सदन की कार्रवाइयों में हिस्सा ले सके। इसकी वजह से जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि आमतौर पे वर्किंग आवर्स 6 घंटे होते हैं। इस बार दोनों सदन प्रतिदिन 4-4 घंटे काम करेंगे। प्रश्नकाल का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए कुछ कार्यों को
कट करने की जरूरत महसूस करेगी। उनमें से एक असर जो प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर होता है उस पे पड़ा है। शून्यकाल जो आमतौर पे 1 घंटे का होता है उसके आवर्स में भी कमी होगी। इसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस यानी जो गैर सरकारी सदस्यों के कार्य होते हैं सप्ताह में कुछ घंटे उसके लिए अलॉट किए जाते हैं, उसके लिए भी इस बार कोई समय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक चेंज जो है वो रूटीन में भी है, क्योंकि आमतौर पे संसद के सत्र जो है सप्ताह के 5 दिन चलते हैं और शनिवार और रविवार को छुट्टियां होती हैं। पर इस बार संसद शनिवार और रविवार को भी चलेगी, तो ये 18 दिन जो 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच है वो लगातार होंगे बिना किसी छुट्टी या बिना किसी ब्रेक के। और जैसा कि आप शुरू में बता रहे थे, मैं एक हाईलाइट कर दूं कि ये जो सत्र है वो बजट सत्र के 175 दिन के बाद हो रहा है, जो कि कम से कम पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा अंतर है बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच में। अच्छा, और एक और चीज जो एक्चुअली हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो बीच में का समय था पिछले सत्र और इसके बीच में कुछ 11 ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे। तो आप हमारे श्रोताओं को ये भी बता दीजिए कि ऑर्डिनेंसेस होते क्या है और कौन से ऑर्डिनेंसेस इम्पोर्टेंट ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे। एक छोटे सा ट्रिविया सवाल और साकेत, आपने बताया कि बजट और मानसून के बीच में अब तक का सबसे लंबा अंतर था 20 साल में। हाँ, 20 साल का सबसे लंबा अंतर था, पर क्या इससे भी लंबा अंतर इन्हीं 2 सत्रों के बीच में पहले कभी रहा है? ये अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिट है कि 6 महीने के अंदर आपको सत्र बुलाने पड़ते हैं, उससे ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता। तो 180 दिन के करीब करीब ये 175 दिन है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा गैप, और मेरे ध्यान में तो नहीं है इससे ज्यादा होगा। ऑर्डिनेंसेस के बारे में जी, तो ऑर्डिनेंसेस हम देखें तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत है, यानी जो सत्ता का पृथकीकरण है, जिसमें एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है, लेजिस्लेटर का काम लॉ बनाना होता है, और जुडिशरी का काम उसको इंटरप्रेट करना और एनफोर्स करना होता है। तो ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्पररी लॉ मेकिंग पावर्स है जो एग्जीक्यूटिव के पास होती है, जो वो जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो तो उस दौरान एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टेम्पररी लॉज बना सकती है। तो इस दौरान कोविड की वजह से कई ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए, तो कुल 11 ऑर्डिनेंसेस सरकार ने बजट सत्र के बाद और मानसून सत्र के शुरू होने से पहले जारी किए हैं। तो इनमें से 5 सीधे कोविड-19 से संबंधित हैं, जैसे उनमें से एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश टैक्स फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स होती हैं, यानी जो अंतिम तिथि है, उनको बढ़ाने के लिए थी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। इसके अलावा जो कुछ 2 अध्यादेश थे जो सांसदों के वेतन और भत्ते में कटौती करने के लिए थे। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 ऑर्डिनेंसेस जारी हुई थी, जिनमें स्टॉक लिमिट्स से रिलेटेड और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड चेंजेस की गई हैं। इसके अलावा एक बैंकिंग रेगुलेशन, यही बिल है जिस पर हरसिमरत कौर जी ने रिजाइन किया, राइट? जी हाँ, ये वही बिल। अच्छा, हाँ। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन बिल, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिसके थ्रू रिजर्व बैंक को कोऑपरेटिव बैंक्स, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको बेहतर रेगुलेट करने के पावर्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनेंसेस में कुछ जो एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, जैसे कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए जिन लॉज की आवश्यकता थी, उनके लिए भी ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ कुछ रिफॉर्म्स या लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए भी ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल सरकार ने किया। देखिए, मैं संसद के बारे में इतना ज्ञाता नहीं, तो मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मुझे बहुत चीजें पता हैं, पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि सरकार जवाब देने से, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, सरकार जवाब देने से बहुत कतराती है, और जब वो जवाब देती है, जैसा हमने मुख्य समाचारों में भी जिक्र किया,
वो अपनी ही बात से पलटती हुई दिखाई देती है। अब जैसे आप बता सकते हैं, मतलब या साकेत बता सकते हैं कि सरकार जो ऑन रिकॉर्ड कहती है इन पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, और जो वो बाहर बयान देती है, क्या हमारे पास कोई कानूनी संसदीय प्रक्रिया है जिससे उसे यूनिफॉर्म किया जा सके, सरकार से जवाब मांगा जा सके कि आपके दो बयानों में इतना अंतर क्यों है? जब आप पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, उसको प्रोपेगेट करते हैं, तब आप कुछ और कहते हैं, लेकिन जब वो पेपर पर आती है तो उसमें बिल्कुल कुछ और ही होता है। तो मेरी जानकारी में एक्चुअली ये प्रोविजन है, उसको प्रिविलेज मोशन कहते हैं, राइट साकेत? प्रिविलेज मोशन फाइल कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक कमिटी उस पर डिसाइड करती है। अगर कोई मिनिस्टर ने कुछ ऐसे लगा कि झूठ बोला होगा तो उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन फाइल करते हैं कि उन्होंने हाउस को गलत इंफॉर्मेशन दिया एक्सेट्रा, और फिर वो कमिटी एक्शन ले सकती है। यूजुअली कभी होता नहीं है, मेरे जहन में तो कुछ आता नहीं है इमीडिएटली कि कब हुआ होगा, पर आई थिंक लालू प्रसाद यादव को 2000s में एक बार ये कमिटी ने कुछ पनिश किया था, कुछ सस्पेंड कर दिया था। मुझे बस वही एक छोटा सा याद है वाक्य। इसके अलावा मेरे जहन में तो आता नहीं है कि और कुछ किया होगा। साकेत, ऐसे कुछ हुआ है? घटनाक्रम के समय के संदर्भ में तो मुझे नहीं पता, पर जैसे एक कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंसेस भी होती है, तो जब मिनिस्टर्स कोई वक्तव्य देते हैं या वो कहते हैं कि इस चीज का ध्यान रखा जाएगा या ये किया जाएगा, तो कमेटी का काम है या कमेटी ये इंश्योर कर सकती है कि उस पर अमल हो रहा है। शार्दुल, हाँ, गो अहेड। सो ये तो मेरा छोटा सा सवाल था। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत जो पता चला वो इस कृषि बिल के बारे में पता चला, एग्रीकल्चर बिल के बारे में। एंड आई एम, मतलब मैं दो राहे पर हूँ इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो किसानों के साथ काम करते हैं, और मेरी फैमिली में भी कुछ एक दो लोग हैं जो किसानी ही करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में। तो वो लोग मंडी के आड़तियों से और जो मंडी में बॉस होते हैं जिनका अपना राज चलता है लोकल मंडी पे, उनसे बड़े परेशान रहते हैं दामों को लेकर, पेमेंट को लेकर। लेकिन जब अब दिक्कत ये है कि मुझे इस सरकार की बात पे भरोसा भी नहीं तो जब ये कहती है कि हम आपको मंडी से मुक्त करने वाले हैं, तो बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये ऐसा तो पहले कभी था ही नहीं कि आप बेच नहीं सकते। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि किसानों को ये अपना बेचने की आजादी नहीं। तो मतलब आप लोग पार्लियामेंट को रेगुलरली देखते हैं, किसकी बात आपको वैलिड लगती है इसमें? साकेत जी, हमको इस बिल के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, ये जो बिल शार्दुल ने मेंशन किया वो। जी, तो एक जो बिल, जो 3 ऑर्डिनेंसेस हैं, उनमें से एक जो है वो एग्रीकल्चर के ट्रेड या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रेड या मार्केटिंग के बारे में, जिसका नाम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है। तो इसमें केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो आज के दिन पे स्टेट एपीएमसी हैं, जो स्टेट एपीएमसी एक्ट के अंदर बनाई गई हैं, तो जिनके अंदर ट्रेडर्स को लाइसेंस चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए, और किसान उन मंडियों में जाके अपनी प्रोड्यूस जो है उसको बेचते हैं। तो केंद्र सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि इन मंडियों के बाहर आप जो किसान हैं वो बैरियर फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडर्स को कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, और उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक एडिशनल मार्केट क्रिएट होगा, जो कि एपीएमसी के साथ कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है इस कानून में। एपीएमसी भी एग्जिस्ट करेंगी और इनके पैरेलली ये मार्केट एग्जिस्ट करेगा, जो इंटर स्टेट ट्रेड है या जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं स्टेट एपीएमसी के, उनके बाहर जो ट्रेड पॉसिबल है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम के अंदर। और ये पहले नहीं था? अब पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से इस चीज को देख रहा हूँ। आई थिंक स्टेट बाय स्टेट अलग कानून थे। और पॉइंट ये एपीएमसीज का पॉइंट शार्दुल ये है कि बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए फार्मर्स और उनके प्रोड्यूस पर। एसेंशियली आप
आप अगर कहते हो कि चलो आलू इस भाव में जाने चाहिए मिनिमम प्राइस में, तो गवर्नमेंट इंश्योर कैसे करेगी? तो वो एपीएमसी मार्केट्स के थ्रू एक तो टैक्स लेवी करने के लिए और ये प्राइस को एक स्टेबलाइज करने के लिए वो यूज करते थे। तो ये एक आई थिंक मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें ये भी बोला गया है कि ये मूव की वजह से आपको प्राइस कंट्रोल जो था गवर्नमेंट का हमारे प्रोड्यूस पे, वो भी शायद अब लूज हो गया है और आपको बहुत वाइल्ड फ्लक्चुएशंस दिखेंगे अभी मार्केट प्राइस में वेजिटेबल्स के या फिर धान्य के एक्सेट्रा। अब साकेत, एक और चीज थी कि धान्य आई थिंक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट? नहीं, शेड्यूल्ड जो एपीएमसी एक्ट के अंदर शेड्यूल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जिनमें आमतौर पे राइस आ सकता है, उनको फिर इसमें शामिल नहीं किया जाए। अच्छा। उनके लिए अलग व्यवस्था है। उनके लिए जो अभी प्रोक्योर किए जाते हैं उसमें 50 से ऊपर आई थिंक लिस्ट है, बट एमएसपी केवल गेहूं, चावल और बहुत 2-3 चीजों पर ही मिलता है, बाकी सब चीजें एमएसपी से नीचे ही बिकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये जो मतलब इस बिल पे जो मैं कन्फ्लिक्टेड था वो इसलिए कि पहला तो ये कारण है कि एमएसपी भले ही डिसाइडेड है वो मिल नहीं पाती है ना, बिकॉज ग्रेन्स के, धान के कंपैरिजन में किसी भी तरह के जो बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती। आलू या लहसुन का भले ही कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं किसान, बट अपने श्रोताओं के लिए भी और उसके लिए भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में एक दिक्कत और है जिसमें रिफॉर्म करना है। मैं ये नहीं जानता वो कैसे होगा, पर मैं आपके लिए वो परेशानी बता रहा हूँ कि अब प्रोक्योरमेंट से क्या होने लगा है कि सरकार को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उसे प्रोक्योर करना पड़ता है। तो वो एक्सपेंडिचर भी है और वो हमारे सिस्टम की, डिलीवरी सिस्टम की वजह से और स्टोरेज की वो वेस्ट भी होता है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो एक तो मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो मैंने बताया, वो उनका प्राइमरी मोटिव एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट करना था। और अब हुआ क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी ने आई थिंक 2018 में एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला कि ये जो एपीएमसी लॉ है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट वैसे भी हो नहीं रहे थे। ये उनका कहना था कि इसकी वजह से कार्टेलाइजेशन हो रहा था, कंपटीशन कम हो रहा था और लोग एसोसिएशन फॉर्म करके प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे थे। तो इसकी वजह से ये हटा दिया गया। अब शार्दुल के क्वेश्चन में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे गवर्नमेंट का ये एक लॉन्ग टाइम स्ट्रैटेजी रहा है कि अगर फार्मर डिस्ट्रेस जैसे कोई न्यूज आने लगी या फिर कोई रिपोर्ट्स आने लगी, तो वो एक थोक में बहुत सारा प्रोड्यूस उनसे खरीद लेते हैं और गोडाउन में डाल देते हैं। और फिर होता क्या है कि वो गोडाउन से लोगों तक जाने में जो सप्लाई चेन है वो बहुत घटिया है, और वो सप्लाई चेन में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता। जैसे कि कुछ बड़े जो अभी रिटेलर्स आए हैं जैसे रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा, वो कर पाते हैं, पर एक्चुअल में जो ये मिड लेवल ट्रेडर्स है वो ये कोल्ड स्टोरेज का इन्वेस्टमेंट या फिर ये कुछ कर नहीं पाते। तो गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है, और यही गवर्नमेंट का नहीं, बहुत पहले से कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का, कि उन्होंने ये कोल्ड स्टोरेज का अच्छे से ये नहीं किया है, प्रोविजंस किए नहीं है अच्छे से। साकेत, आपको क्या कहना है इस पर? जी, विभिन्न कमेटियों ने इस चीज को हमेशा हाईलाइट किया है कि जो मार्केटिंग या ट्रेड को इनेबल करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी देश में काफी कमी है, और वो एक मेजर रोड ब्लॉक है जो ट्रेड को संभव बनाने में मुश्किल पैदा करता है। और यहाँ पर मैं हरसिमरत कौर का भी एक लेकर आना चाहूंगा, पर आई थिंक उनका एक मेन उनका ऑपोजिशन इस चीज का है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो मार्केट फी अबॉलिश कर रहा है, जिसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अब मार्केट फी, सेस या फिर लेवी कोई फार्मर्स और ट्रेडर्स पर या इवन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर अब लगा नहीं पाएंगे आउटसाइड ट्रेडिंग एरिया में, मतलब एपीएमसी के बाहर जो ट्रेडिंग एरिया है उसमें। और हरसिमरत जी का आई थिंक मेन कंटेंशन ये है, और काफी स्टेट गवर्नमेंट्स का एक्चुअली ये कंटेंशन है कि एक तो गवर्नमेंट्स के पास ऑलरेडी पैसा है नहीं, और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो अभी रिटर्न्स दिखा रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है,
और जो उनका एक छोटा सा ट्रेड, थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू आता था वहां से, वो भी बंद कर दिया गया है। तो जीएसटी का कंपेंसेशन तो आ नहीं रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोन ले लीजिए हमसे, और ऊपर से एक एक करके उनसे जो टैक्स रेवेन्यू था, जो भी थोड़ा बहुत बचा था, वो भी हटाते जा रहे हैं। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है कि अगर हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं रहा तो फिर हम करेंगे ही क्या, बेसिकली। तो ये एक उनका कंटेंशन था। पर इसके अलावा साकेत, और कोई कंटेंशन है जो पार्लियामेंट में रेज किए गए थे? तो पहली चीज जो कई सदस्यों ने उठाई है वो ये है कि इसको केंद्र सरकार की दखल अंदाजी बताई जा रही है कि जो एग्रीकल्चर या कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून बना रही है, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रही है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे कहना रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो उनके पास पावर्स हैं ट्रेडिंग के लिए, वो उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं इस तरह के कानून बनाने के लिए। दूसरा, जैसे आपने बोला कि काफी सारी चीजें एमएसपी के हटाने को लेके उठाई गई हैं कि इससे एमएसपी हटा दी जाएंगी आगे चल के। पर सरकार ने बोला है कि एपीएमसी, इस कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, और एमएसपी के सिस्टम एपीएमसी जब तक है तो उसके हिसाब से चलती रहेंगी। तो ये एक एडिशनल मार्केट है जहाँ पे उन किसानों को ट्रेड करने का मौका मिला। शार्दुल, इस पर और कोई टिप्पणी? नहीं, इस पर नहीं, पर मैं आप दोनों से एक बात जरूर जानना चाहता हूँ। आज मुझे दो पार्लियामेंट एक्सपर्ट मिल गए, और श्रोताओं को भी लग रहा होगा हम काफी सीरियस बातों में बहुत देर से लगे हुए हैं। ये अनपार्लियामेंट्री स्पीच का फंडा क्या है भाई? मेरे पास शार्दुल एक बहुत थिक किताब है, पता है, उसमें अनपार्लियामेंट्री अटरेंसेस ओवर द इयर्स, बहुत फनी है। एक्चुअली कुछ शब्द है जो पार्लियामेंट में यूज नहीं किए जाते और वो स्ट्राइक ऑफ किए जाते हैं, और फिर वो ये किताब में चले जाते हैं। उसमें काफी है, मतलब गांधी जी को शर्ट पहनने के बारे में एक स्पीच था कुछ सालों पहले, उसको बैन करने से लेके गालियों से लेके सब कुछ वो उसमें जाता है। तो स्पीकर जब बोलते हैं कि कुछ अनपार्लियामेंट्री है तो उसको हटा दिया जाता है। बेसिकली स्पीकर के पास ओवरऑल पावर होता है कि रिकॉर्ड में क्या जाएगा, और रिकॉर्ड में जाने का मतलब ये है कि नोट डाउन होके जो पब्लिक किया जाता है वो है। वैसे तो लाइव टेलीकास्ट की वजह से रिकॉर्ड में क्या जाता है वो एक अलग चीज है, पर ये बेसिकली इसका मतलब है कि अनपार्लियामेंट्री अटरेंसेस निकाले जाते हैं उसमें से। मैं बता देता हूँ, मैंने किस लिए पूछा। कल मैं देख रहा था तो संजय राउत ने वो बीजेपी के मंत्री को राजस्थान के बोल दिया कि भाभी जी पापड़ खा के कोई ठीक नहीं हुआ, तो उस पे शोर मच गया था राज्यसभा में। साकेत, और ये 5 दिन हो चुके हैं अभी सत्र के, तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हुई है वो हमारे श्रोताओं को आप बता देंगे तो? जी बिल्कुल। तो जैसा हमने बताया कि 11 ऑर्डिनेंस, इस सत्र में 40 बिल्स पास करने की योजना है, जिसमें से 11 जो बिल जो है वो ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करने के लिए। तो पहले 4 दिनों में अगर हम जो कार्यवाही हुई है उस पर नजर डालें तो 10 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो इन 10 ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करने के लिए। इसके अलावा 4 नए बिल्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जो बैंकिंग और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। इसके अलावा इन ऑर्डिनेंसेस को लोकसभा ने 5 बिल्स जो ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस कर रहे हैं उनको पास किया। जैसे कल के दिन पे जो कृषि से संबंधित दोनों बिल्स थे, जो ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड जो दोनों बिल्स थे वो पास किए गए। उसके पहले इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट के लिए बिल था जो स्टॉक लिमिट्स से रिलेटेड चेंजेस कर रहा है, उसको लोकसभा ने पास किया। ये अभी राज्यसभा से पास होने बाकी जी। और इश्यूज भी रेज किए थे ना कुछ मेंबर्स ने? किस बिल के? नहीं, जस्ट 0R में जो इश्यूज रेज किए थे। हाँ जी बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ। तो ये मोटे तौर पर अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी विधायी कार्य को देखें तो 10 ऐसे बिल्स आए हैं जो ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करने के लिए, 4 नए बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसके अलावा 4 पुराने बिल्स जो लंबित थे सदन में, जिसमें से 2 राज्यसभा के यहाँ लंबित थे, 2 लोकसभा में थे, उन दोनों को पास किया गया।
तो इसके अलावा फाइनेंशियल बिजनेस भी कंसिडर हुआ है। तो एडिशनल डिमांड्स सरकार ने सप्लीमेंट्री डिमांड टेबल की है पार्लियामेंट में, जो करीब 1.7 लाख करोड़ 1.7 लाख करोड़ की एडिशनल स्पेंडिंग के लिए है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर जो कैश ट्रांसफर्स की गई हैं, जो एडिशनल फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की गई हैं, तो उन सब के इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने की कोशिश है। तो इसके अलावा सदस्यों को मौका मिलता है सदन में अपनी बात उठाने का, जैसे 0 आवर एक हिस्सा है। इसके अलावा कुछ रूल्स जैसे स्पेशल मेंशन राज्यसभा में होते हैं, या मैटर्स अंडर रूल 377 होते हैं लोकसभा में। उनके अंदर हमने देखा है कि विभिन्न सदस्यों ने बहुत से राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे इकोनॉमी के मुद्दे को उठाया है, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को उठाया है, रिलीफ मेजर्स पैंडेमिक के दौरान क्या लिए गए, उनमें क्या सुधार होने चाहिए, उसको लेके बहुत सी सवाल उठाए गए। इसके अलावा जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो इसमें भी काफी सदस्यों ने इसको जो डिबेट्स हैं या अपने इन 0 आवर में जो इश्यूज रेज करते हैं उसके थ्रू इन पे बात की। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड इश्यूज जैसे रेल लाइंस, एयरपोर्ट्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन पे भी इन विषय पे रेज किया। राज्यसभा में हमने देखा कि ड्राफ्ट EIA जो काफी विवाद में रहा था पिछले कुछ दिनों में, उस पे कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा जो राज्यों में लेबर लॉ से रिलेटेड चेंजेस हुए हैं, कुछ सदस्यों ने OTT रेगुलेशन की बात की, या मेंटल हेल्थ, सुसाइड, इन सब विषयों पे भी सदस्यों ने उठाने की कोशिश की। और नीट जेई का भी इशू उठाया था, राइट? आई थिंक दोनों लोकसभा और राज्यसभा में वो इशू उठाया था। कोविड पर भी चर्चा हुई संसद में। कोविड पर आज आई थिंक चर्चा नहीं, कल राज्यसभा में चर्चा, राज्यसभा में हाँ चर्चा शुरू हो गई। बता सकते हैं कि मुख्य मुद्दे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ कोविड में क्या क्या उठाए और सरकार का क्या जवाब था? जिससे मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप दोनों जो बात कर रहे हैं वो संसद के ज्ञानी लोगों की तरह बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं जो श्रोताओं को अच्छी लगे या श्रोताओं को समझ आए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा एक सवाल भी था आप दोनों से, और प्लीज उस पर इलैबोरेट कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि मैं संसद के लिए थोड़ा देख रहा था बात करने के लिए कि क्या बात करी जाए जनता की नजर से, तो मैंने देखा कि भारत, ऐसा बहुत से लोगों ने लिखा था कि भारत की संसद बहुत कम समय के लिए बैठती है कंपेयर टू अदर डेमोक्रेसीज और जनतंत्रों के मुकाबले। ऐसा क्यों है? पहला सवाल ये। दूसरा ये, क्या ये बदला जा सकता है? क्या इसको बदलने के लिए बात चल रही है? ये जो मुद्दा उठाया है शार्दुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है, जितना भी हमने स्टडी किया है उसमें जो हमारा एवरेज वर्किंग डेज जो आते हैं पार्लियामेंट के, वो कुछ 70 से 80 दिन के बीच में आते हैं साल के, और ये बहुत कम है। और देशों में देखे जाए तो वो जैसे यूएस में देखे जाए तो फिर 170 to 180 डेज के लिए एवरेज करता है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली पार्लियामेंट को मैं खुद ही ऐसे बोल रहा हूँ कि एक रबर स्टैम्प की तरह बन गया है बेसिकली। एक तो अगर आप देखेंगे इसी सत्र में देखेंगे तो 2 स्टेटमेंट दिए गए। एक तो इंडो चाइना पर था कि वहां पर क्या इश्यूज है एक्सेट्रा, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिया था, और दूसरा है जो इस पर था कोविड-19 सिचुएशन पर हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था आई थिंक दूसरे दिन में। तो दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई जब वो ये रेज किया था। पहले तो जब मिनिस्टर खड़े हुए स्टेटमेंट देने के लिए, तो उन्होंने शुरू किया और फिर स्पीकर ने बोला अच्छा हो गया, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, आप ये ले कर दीजिए, मतलब ये हम रिटन में पब्लिक कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो मिनिस्टर बोले अरे यार, पर मतलब सबको बताना जरूरी है, मेंबर्स को भी बताना जरूरी है कि क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने कंटिन्यू कर लिया, फिर बीच में उनको बेसिकली काट के वो उनको ले करने के लिए बोल दिया। तो मतलब आपको एक तो सरकार की जल्दबाजी भी दिखाई देती है, ऊपर से ये भी दिखाई देता है कि उनको बस ये निपटाना है सब कुछ, कि हाँ ठीक है, हाँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाँ निपटा लो जल्दी निपटा लो।
और दूसरी चीज ये हुई कि जब राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया तो उस पर कोई स्टेटमेंट था, तो वो कोई डिबेट नहीं था। तो वो स्टेटमेंट देने पर मेंबर्स ने बोला कि इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि अगर इंडो चाइना इशू इतना बड़ा होता जा रहा है, और हम इस पर और भी बात करेंगे इसके बाद, पर अगर ये इशू अगर पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? मतलब ठीक है, सेंसिटिव है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है, ठीक है, आपको कोई ऐसे नहीं बोल रहा है कि आप पूरे प्लान्स बता दो कि आप क्या करने वाले हो एक्सेट्रा, बट एटलीस्ट डिस्कशन तो होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरेन पॉलिसी लेवल पर क्या मूवमेंट है। इतने सारे मीटिंग्स हुए जनरल के बीच में, हमारे मिनिस्टर्स के बीच में, उसमें क्या निकल के आया, और फिर हम किसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मे बी अगर वॉर टाइप सिचुएशन हो जाता है, जो एक्सपर्ट सब बोल भी रहे कि हो सकता है, तो फिर हमारे गवर्नमेंट का कितना प्रिपरेशन है, हमारी आर्मी कितनी प्रिपेयर्ड है 1 फ्रंट वॉर के लिए, 2 फ्रंट वॉर के लिए, इक्विपमेंट कितना है, एम्यूनेशन कितना है, इस पर बात होनी चाहिए। पर वो अनफॉर्चुनेटली होने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। बट साकेत, एक और एंड में एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे, और फिर इस पर हम एंड करेंगे ये विषय को, कि क्वेश्चन आर जो है, क्वेश्चन आर जो हमारा है वो बदल गया है। मतलब पहले ओरली आंसर्स दिया करते थे, अब ऑब्वियसली रिटन आंसर्स दे रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले भी दोनों ही तरह के आंसर्स मिलते थे। ज्यादातर क्वेश्चन, करीब 230 क्वेश्चन जो हैं वो लिखित आंसर्स उसके मिलते हैं, जिनको अनस्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है वो सदन में क्वेश्चन आवर के दौरान मौखिक रूप से उनके उत्तर दिए जाते थे। इसका फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप क्वेश्चन आवर की प्रक्रिया देखें और जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां पे पार्लियामेंटेरियंस जो है अपनी पार्टी लाइन से हटके अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिनिस्टर्स को सवाल पूछते हैं, और सवाल लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से लेके उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा उनको उस पर फॉलो अप क्वेश्चन या काउंटर क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिलता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को और रोबस्ट बनाता है, ये जो सवाल पूछने की प्रक्रिया। और जैसे कि मैं पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मिनिस्टर्स इस पे जवाब देंगे, इस पे फॉलो अप होती है, मिनिस्ट्रीज को इन पे अपडेट्स देना होता है पार्लियामेंटेरियंस को उनके सवालों पर। तो ये एक बहुत रोबस्ट प्रक्रिया है क्वेश्चन आवर, जो इस दौरान सैडली नहीं हो पाएगा। जी, साकेत, सॉरी शार्दुल, और कुछ बोलना है आपको इस पर? मुझे जनता के लिए पार्लियामेंट का एक और सवाल पूछना था आप लोगों से, बट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा या राज्यसभा की नंबर ऑफ सिटिंग्स बहुत कम होती है, तो मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि 2002 में एक नेशनल कमीशन थी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने रिकमेंड किया था कि लोकसभा को एटलीस्ट साल में 120 सिटिंग्स करनी चाहिए और राज्यसभा को 100 करनी चाहिए। पर जैसा कि मेघनाथ बता रहे थे, अभी जो एवरेज है वो 70 से 75 के करीब। और शार्दुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि ये इसका ब्लेम भी ना ऑपोजिशन पर डाला जाता है बेसिकली, कि अरे वैसे भी पार्लियामेंट काम करता है तो ऑपोजिशन बस डिसरप्ट करता रहता है, तो फायदा ही क्या है ज्यादा दिन करने से, उनको ज्यादा दिन मिल जाएंगे डिसरप्ट करने के लिए। पर ये एक कॉमन रिफ्रेन आपने भी सुना होगा। पता है, मजे की बात यह है कि कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे, पर मैंने भी इस पर काफी सोचा, काफी एक्सपर्ट से भी बात किया था, और इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाया है, न्यूज लॉन्ड्री के यूट्यूब पर भी है, कि डिसरप्शंस को कम कैसे किया जाता है। एक सिंपल सी चीज है, लोग डिसरप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट उनका सुन नहीं रहा है और उनके मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। जैसे अगर अभी कोविड-19 का सिचुएशन नहीं होता
और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं होता, तो मुझे पक्का पता है कि पहले वीक में लोग जो ऑपोजिशन है वो वेल में जाके एक तो उनके जीडीपी पे हमला करेंगे, फिर इंडो चाइना इशू पे हमला करेंगे, और काफी इश्यूज है जिस पर बात करने की, अपनी बात आगे रखने की कोशिश करेंगे। तो एक सोल्यूशन जो निकला था वो था कि हर फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है जिसमें अपने मेंबर्स बिल डालते हैं, तो ऐसे क्यों ना हो कि हर फ्राइडे को ऑपोजिशन डे बोल दे। ऑपोजिशन एजेंडा सेट करेगा फ्राइडे को, और फिर गवर्नमेंट को बाकी के 4 दिन तो मिलते ही है, तो एक दिन उनको दे दो कि आप जो भी इशू उठाना चाहे, जो भी वो आप रेज कीजिए फ्राइडेज को। और एक चीज कर सकते हैं कि अगर बोलते हैं कि अरे नहीं, पर गवर्नमेंट को काम करने का समय मिलेगा, और जैसे हमने बोला कि 70 दिन तो काम कर रहे हो आप, तो और 4-5 दिन बढ़ाने में क्या हर्ज है, एक आध हफ्ता और बढ़ा दो, और फिर ऑपोजिशन को दिन दे दो कि आप बात कीजिए, आपके विषयों पर, मुद्दों पर उठाइए, और गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्स देगा। नहीं, आपने ना इस समय प्रिविलेज दिखा दी अपनी। देखिए, मैं एक अनप्रिविलेज पॉइंट से सोचा तो 5 दिन काय को बढ़ाने का, वो फिर मांडवाली भी तो करेंगे ना, उसमें मोलभाव भी करेंगे। तो आप कम से कम कहिए भाई, साल में 365 दिन होते हैं, 65 दिन त्योहार के निकाल दिए, आप 100 दिन तो बैठो। 100 में से आप हर सेशन में 2 दिन विपक्ष को दे दो। अरे ऑन एन एवरेज मैं गिन रहा था, ऑन एन एवरेज हम जो काम करते हैं वो 280 to 300 डेज ऑन एन एवरेज काम करते हैं, वर्क डेज। और हमारे एमपीज का अगर आप वर्क डेज देख ले तो एक तो ऑब्वियसली 70 दिन पार्लियामेंट के हैं, और ऊपर से स्टैंडिंग कमिटी मीटिंग्स जो होते हैं वो आई थिंक मिड सेशन में 2 से 3 होते हैं। तो इसका मतलब है उसमें आप और 10-15 दिन ऐड कर दो, तो मतलब उनका ओवरऑल वर्किंग टाइम होता है 90 दिन, मतलब ऑफिशियल वर्किंग टाइम। आई मीन ऑब्वियसली वो पार्टी का भी काम करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम करते हैं, वो अलग है, पर फिर भी आप सोचेंगे तो फिर 90 दिन वर्सेस 250 to 280 डेज जो हम लोग काम करते हैं, तो मतलब कितना डिस्पैरिटी है, देखिए। यस, तो शार्दुल, मैं यहाँ पर एक्चुअली साकेत को गुड बाय बोलने का समय आ गया है, क्योंकि हमको अगले विषय में भी आगे जाना है। तो साकेत, आप अपना रिकमेंडेशंस दे दीजिए कि लोग क्या पढ़ना चाहे। आप कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर आप कोई सीरीज नेटफ्लिक्स पे, या फिर कुछ अमेज़न पे रेकमेंड करना चाहेंगे, या फिर कोई किताब? मैं क्योंकि हिंदी में चर्चा, एक किताब हिंदी की रिकमेंड कर सकता हूँ, जो राग दरबारी, जिसका नाम है श्रीलाल शुक्ल द्वारा, तो लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मेघना, couple of things, I think एक मुझे जो लगा कि जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था ना, उसमें वो एक जो आपका क्वेश्चन धान पे था, वो ढंग से मैं आंसर नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बस इतना बोला कि अलग व्यवस्था है, और पर जो वो व्यवस्था अलग है वो ये है कि ऐसा नहीं है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, आप ट्रेड कर सकते हो, पर उसके जो ट्रेडर्स होंगे उनको पैन होना चाहिए, और ये बाकी केस में वो सारे रिक्वायरमेंट्स भी नहीं। अच्छा, तो जो हम शेड्यूल्ड फार्म प्रोड्यूस की बात कर रहे थे, तो उससे मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि वहां पे जो एपीएमसी मार्केट के बाहर के ट्रेड एरिया में जो अलाउ किया जा रहा है ट्रेड, उसके अंदर शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस के लिए उन्हीं को ट्रेडिंग अलाउ होगी जो जिनके पास एक पैन कार्ड है या कोई और डॉक्यूमेंट जो सरकार कहेगी कि वो होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे ही वो उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो एक ये एडिशन करना था, क्लैरिफिकेशन एडिशन। साकेत, मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप अपने आप ये नहीं कहते तो हम तो नहीं बता सकते थे कि आपसे ये गलती हुई। नहीं, मैंने बोल दिया। नहीं, देखिए, ज्ञानी व्यक्ति का यही फायदा है, वो अपने को आपको खुद ठीक करता है, नेता इसीलिए बेकार होते हैं। साकेत, धन्यवाद जुड़ने के लिए एनएल चर्चा पर, और फिर से हम मिलेंगे जरूर। बाय बाय साकेत, टेक केयर। ओके, साकेत चले गए मेघनाथ, पर मुझे आपसे ये भी पूछना था, एंड
न्यूज लॉन्ड्री के हमारे श्रोता और पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे मेघनाथ के विचार क्या हैं। राइट नाउ मैं एंटी डिफेक्शन लॉ का इनफैक्ट आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं न्यूज लॉन्ड्री में सब्सक्राइबर था तब मैंने आपका वीडियो देख के उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे एक बात स्ट्राइक हुई कि ये आया राम गया राम वाला जो 60s में कांड हुआ था उसके बाद शुरू हुआ था, राइट, जिससे कि बार बार नेता फायदे के लिए अपनी पार्टी और लॉयल्टीज को बदल ना सके। अब आप कहते हैं कि ये चीज डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, एम आई राइट? यस। नहीं, मैं कहता हूँ कुछ और खत्म, बट कंप्लीट करो। हाँ, डेमोक्रेसी को मतलब आप इंडिविजुअल जो मत है, जो अपनी जनता का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो सांसद एक प्रतिनिधि है, उनका व्यू वो नहीं रिप्रेजेंट करता, वो केवल अपनी पार्टी के हितों का और लीडरशिप का व्यू रिप्रेजेंट करता है, भले ही वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगेंस्ट हो या ना हो, राइट? तो अब इन दोनों में बैलेंस कैसे किया जाए? बिकॉज भारत के नेताओं को देख के तो लगता नहीं कि अगर ये हटा दिया तो वो फिर हर महीने पार्टियां नहीं बदलेंगे। तो करा क्या जाए? एक थोड़ा सा वो बैकग्राउंड दे देता हूँ, किसी को पता नहीं होगा। तो एक हरियाणा में एक एमएलए थे गयालाल नाम के, उन्होंने एक ही दिन में 1967 में 3 बार पार्टी चेंज किया। तो फिर मतलब इसीलिए इसको आया राम गया राम बिल भी बोला जाता है कि ये फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ उसके बाद। तो उसके बाद 1985 में 10th शेड्यूल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया कि एक तो जो टिकट से आप इलेक्ट हो गए, जो पार्टी सिंबल के अंडर आप इलेक्ट हुए हो, वो आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। और उसका दूसरा पार्ट है, अब ये पहला पार्ट जो है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेयर कि आप एक पार्टी से इलेक्ट होके आए हो, उन्होंने आपको इतना भाव दिया वगैरह वगैरह, और सडनली आप इलेक्ट होके उनको अबैंडन नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड दैट। दूसरा जो चीज है तो उसमें जो इंसर्ट की गई है कि आप अगर एक एमपी हो और एक पार्टी ने आपको बोला है कि आपको एक बिल पर हाँ वोट करना है, पर आपको ये दिख रहा है कि ये बिल अच्छा नहीं है और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए ये हानिकारक हो सकता है, तो फिर आपको नो वोट करना है। पर अगर आपके पार्टी ने बोल दिया है हाँ वोट कर, तो आपको हाँ ही वोट करना पड़ेगा। अगर आप ना वोट करेंगे तो आप सस्पेंड हो जाओगे। एसेंशियली विपिंग सिस्टम जो होता है कि मतलब आपको विप किया जाएगा कि आप एक सर्टेन बिल में एक सर्टेन तरीके से वोट करेंगे। अब आप सोचिए कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी सी थियोरेटिकल हो जाती है, क्योंकि आप सोचिए आप इलेक्ट क्यों करते हो लोगों को कि वो आपके मुद्दे उठा पाए, और दूसरी चीज है कि वो आपके हित में जो लॉज है उस पर वोट कर पाए। पर अगर आपके हित में जो लॉज है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव वोट नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या फायदा रहा उनको इलेक्ट करने का? वो बस कुर्सी मतलब एक सीट ऑक्यूपायर बन गए, उनको बस वोट करना, मतलब वो 3 बटन दबाना आना चाहिए, बस उतना ही है ना काम उनका, और कुछ नहीं है। और उसकी दूसरी चीज जो हो जाती है इसकी वजह से कि एमपीज को फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहता है कि वो लॉ में क्या है क्या नहीं है, वो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी हाईकमांड बोल रहा है कि एक सर्टेन तरीके से वोट करना है, तो फिर वो क्यों पढ़े? राइट। मतलब मोटिवेशन ही क्या है फिर? मतलब समझने का मोटिवेशन नहीं है। अगर उनको स्पीच देना होगा तो फिर देंगे, वो पढ़ेंगे शायद। और पर अगर आप सोचिए कि 300 पार्टी वाली सीट, 300 सीट वाली पार्टी है बीजेपी, उसमें से ज्यादा 3-4 लोग बोलेंगे, तो मतलब इसका मतलब है वो 3-4 लोग स्टडी करके आएंगे, बाकी के जो 300 लोग हैं वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा मेघनाथ, मैं यहाँ पे आपको रोका इसलिए, एक तो श्रोताओं के लिए मैं ये बता दूं कि आज हमारे पास टीम कम है, तो हम इस विषय को लंबे से डिस्कस करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में लोगों के अंदर एक बड़ी गलतफहमी है कि उनके सांसद जो हैं, खासतौर से एमपी जो होता है, वो उनकी सड़क बनवाने के लिए, उनका नाला खुदवाने के लिए, उनके लोकल काम कराने के लिए है। लेकिन सांसद का मेन काम, मैं अगर गलत बोलूं तो मुझे सही कर दीजिएगा मेघनाथ, सांसद का मेन काम नीतियों को, जिन्हें पॉलिसी भी कहते हैं, पॉलिसी नीतियों कानूनों को पढ़कर उनमें संशोधन होते हैं, उन पे डिस्कशन करना, कानूनों को बेहतर से बेहतर बनाना, ये मेन काम होता है सांसद का। एम आई राइट? जी राइट। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी बात है और ये जोड़ना चाह रहा था जो आप कह रहे थे कि आपने जो बात बताई, क्या उसका रिजल्ट ये भी तो है कि फिर किसी एमपी की एबिलिटी में, मतलब जो कैंडिडेट पार्टियां चुनती हैं उसमें भी तो उसके पॉलिसी पढ़ने, पॉलिसी की नॉलेज की वरीयता, मतलब उसकी वैल्यू भी तो कम हो जाती होगी। जब वो काम करना ही नहीं तो उसकी वैल्यू को देखेंगे वो अपने कैंडिडेट्स में।
जी, और ये ना एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब फिर एक चेहरा ही चाहिए आपको, बेसिकली कोई कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, कुछ कुछ ये नहीं चाहिए कि सन्नी पाजी। सन्नी पाजी। बट फिर भी टू गिव क्रेडिट टू एमपीज, मैंने काफी एमपीज के साथ काम किया है जिनका कोई लॉ में बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई बेसिकली कोई इवन बिजनेस में बैकग्राउंड नहीं है। मैंने एक्चुअली एक्टर्स है, वो भी जब एमपीज बन जाते हैं, अगर उनकी मंशा होगी वैसे, अगर उनकी चाव होगी, तो वो भी पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं, आपको इस पर आप एक एमपी है और आपको इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, तो वो भी कोशिश करते हैं। अब पीआरएस लेजिस्लेटिव जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने एक फेलोशिप शुरू की है, लैम्प फेलोशिप, मैंने 2011 में मैं भी एक लैम्प फेलो था, जिसमें वो लोग 50 बच्चे लेते हैं 20 से 25 के उम्र के, और उनको एक रैंडम एमपी के साथ अटैच कर देते हैं 1 साल के लिए काम करने के लिए, और उनका काम यही होता है कि बिल पढ़े और इनको इन्फॉर्म करे कि वो बिल में क्या है, बोथ प्रोज एंड कॉन्स, और उसके बेसिस पे एमपीज अपना व्यू बनाते हैं कि अच्छा ये प्रो है, ये कौन है, और फिर वो अपने स्पीच में डालते हैं, या फिर अपने मीडिया अपीयरेंसेस में भी डालते हैं, या फिर अपने लोगों को भी समझाते हैं। ये काफी चीजों में यूज हो सकता है। उसे पढ़ के अच्छा भी तो लगता होगा, सबको बताएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और पर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे एमपीज को एक तो रिसर्च हेल्प की बहुत जरूरत है। जैसे हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एमपी एकदम टॉप क्लास, एकदम सबको पता ही होगा कि ये पॉलिसी आने वाली है, ये लॉ आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, राइट? वो तो कोई भी नहीं हो सकता। एमपीज को ये समझने में 5 साल लग जाते हैं कि पार्लियामेंट काम कैसे करता है, राइट? इतने हजारों नोटिसेस फाइल करने पड़ते हैं, हजारों क्वेश्चंस फाइल करने पड़ते हैं, कैसे फाइल करने हैं 15 दिन पहले, फिर ये फॉर्म भर के, फिर वो फॉर्म भर के, फिर और स्टैट्यूटरी मोशंस होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो अभी बिल्स आए हैं, इस पर कुछ एमपीज ने स्टैट्यूटरी मोशंस फाइल किए हैं, और आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एमपीज जिन्होंने फाइल किया है वो लॉयर्स है। श्रोताओं के लिए समझाइए स्टैट्यूटरी मोशन क्या है? स्टैट्यूटरी मोशन मतलब एक सिंपल चीज बोली जाए तो वो अपोज कर रहे हैं कि ये अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव स्पिरिट लॉज लाए गए हैं, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे और ये लाने नहीं चाहिए थे, राइट? तो ऑर्डिनेंस के तौर पर या फिर एक बिल के तौर पर, तो वो इंट्रोडक्शन में ही अपोज कर सकते हैं। तो ये सब समझने में एमपीज को बहुत समय लग जाता है। और मैंने देखा है, जैसे मैं जब काम कर रहा था, मुझे तो 1 महीने की बहुत ग्रोइलिंग ट्रेनिंग दी गई थी कि पार्लियामेंट काम कैसे करता है, और फिर ब्रीफ्स कैसे बनाते हैं, निष्पक्ष तरीके से फैक्ट्स कैसे प्रेजेंट करने, और ओपिनियन टेरिटरी में कब जाते हैं, वो सब कुछ मुझे मतलब ट्रेन किया गया है उसमें। पर एमपीज को ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिलता है। एमपीज को संसद वाले बस बेसिकली बुला लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये वेबसाइट ऐसा चलता है भैया, और ये फॉर्म ऐसे चलते हैं, और ये ऐसा होता है, वैसा होता है, और आधे से ज्यादा एमपीज अटेंड भी नहीं करते। तो इसके लिए एक्चुअली बहुत जरूरी है हमको ये याद रखना कि हम जो पार्लियामेंट में देखते हैं वो बस एक, आपको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जो बोलते हैं, कोई हिंदी मुहावरा है? हाँ, क्या टिप ऑफ बोलते द हैं? आइसबर्ग का मतलब है कि जितना ये धरती जमीन के ऊपर दिख रहा है उससे 10 गुना नीचे है। हाँ बिल्कुल। तो वैसा सिचुएशन है। आपको जो दिख रहा है वो बहुत छोटा सा एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो जैसे काम करना चाहिए वैसे करता नहीं है यूजुअली। पर द ओनली वे टू सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव दिस इज कि हमको पता होना चाहिए कि वो सिस्टम कैसा चलता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पर ट्रांसपेरेंसी तो अभी नेक्स्ट स्टेप है। पहले तो हमको भी समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है। अगर आप एक सिटीजन है शार्दुल, और आपको एक इशू उठाना है, तो आप क्या करेंगे पार्लियामेंट में, बताओ? पार्लियामेंट में पहले मुझे, अगर मैं किसी पार्टी में हूँ तो मुझे अपनी ब्रीफ बनाकर बात करनी पड़ेगी पार्टी की तरफ से। नहीं, आप पार्टी में नहीं हो, आप एक सिटीजन हो। आप अभी जैसे मध्य प्रदेश में बैठे हो, तो अच्छा, आप क्या करोगे? मुझे शायद अपने एमपी के पास कुछ भेजना पड़ेगा। एमपी को चलो, आप एमपी को जाके मिल लेते हो। नहीं, मिलना नहीं, उनके मेरे ख्याल से लोकसभा पर हर एमपी का कोई तो सेक्शन है, और वहां पर कुछ आप फॉर्म सबमिट कर सकते होंगे। आई एम अज्यूमिंग दिस, मैं केवल एक गेस कर रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचिए कि अगर यूजुअली लोग क्या
सोचते हैं कि चलो हम अपने एमपी के पास जाते, लेटर लिख देंगे, उनको बोलेंगे कि ये रेज कीजिए पार्लियामेंट में, और करते भी है। मतलब मैं जब एमपीज के साथ काम कर रहा था तो दिन में 50 लेटर आते थे कि ये एक इशू है, वो एक इशू है, और हम 0 आवर में रेज भी करते थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज हो गए। पर होता क्या है कि अगर आपको ये पता होगा, एक बहुत बड़ा हैक है ये, कि क्वेश्चंस फाइल कैसे करते हैं, राइट? कर दो पब्लिक, क्वेश्चंस फाइल कैसे करते हैं पार्लियामेंट में। अगर आपको फॉर्मेट पता होगा और मैं आपको बोल दूं कि ये लो फॉर्म और ये ऐसा आप एक क्वेश्चन लिख के एमपीज को भेज दो ताकि उनको बस साइन करके उधर डालना पड़ेगा, राइट? तो आपका एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका वो इशू वो रेज होगा, राइट? और ऊपर से एमपी को भी हेल्प हो जाती है, उनको तो क्वेश्चंस पूछने ही है, उनके भी रिकॉर्ड में दिखता है कि क्वेश्चंस पूछे, कितने पूछे हैं, कितने ज्यादा पूछने चाहिए, एक्सेट्रा। उनको तो क्वेश्चंस चाहिए ही है। तो फिर अगर लोग जो सिटीजन्स है उनको हम बस ये एक चीज बता दे कि क्वेश्चंस फाइल कैसे होते हैं, तो मुझे लगता है ये इतना इफेक्टिव टूल बन जाएगा ना अकाउंटेबिलिटी के लिए और एमपीज के लिए। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आज का आपका था अमूल का नुस्खा। तो नहीं, तो ये नुस्खा फिर जनता को बताइए ना यार, इस वेपन को डेमोक्रेटाइज किया जाए। जी, तो मैंने इस पर एक और आर्टिकल लिखा है कि हाउ डू यू आस्क क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, इंग्लिश में है, वो पढ़ लीजिए। मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि आप क्वेश्चंस कैसे देख सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपके पास कितना पावर आ जाएगा। पर अगर मतलब प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ने क्वेश्चन स्क्रैप नहीं किया तो नहीं, आप बिल्कुल उस चीज पर आ गए जो मेरे इंटरेस्ट का विषय। अभी हम कह रहे थे ना कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज लोग कम हैं। तो मैं सवाल के साथ पैदा हुआ था, मेरे घर वाले कहते हैं, बिकॉज लेट मी गिव एन एनेक्डोट टू लिसनर्स एंड यू। हम सब ने बचपन में वो हॉकी, चीप सही शब्द नहीं है लेकिन बिल्कुल प्रिटेंशियस और जैसी हिपोक्रेटिकल और अजीब सी बॉलीवुड मूवीज होती थी 80s की, सबने देखी हैं। मैं 83 की पैदाइश हूँ, तो मेरी पहली वो मूवी जब घर वाले मुझे हॉल में ले गए वो थी नगीना। अरे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे देख लेते हैं, पर मुझे घर वालों ने इंटरवल में घर वापस भेज दिया था। कैन यू गेस व्हाई? क्यों? क्योंकि मैंने कहना शुरू कर दिया था ये पिक्चर ये हो ही नहीं सकती, सांप के कान नहीं होते। तो मैं सवाल के साथ पैदा हुआ था। तो आप मुझे बताइए कि आपका वो आर्टिकल है, ये बात ठीक है। संसद में एक चीज और मैंने बहुत नोटिस करी कि जब भी लोग संसद के एनेक्डोट देते हैं, है ना, ईदर एक्स एमपीज या फिर जो लोग रेगुलरली विजिट भी करते हैं, मैं केवल वन टाइम विजिटर्स की बात नहीं कर रहा, कि आप जाकर अगर मतलब अगर व्यक्ति चाहे जिससे हम मिलना चाह रहे हैं, तो बड़े से बड़ा नेता से भी आप जाकर मिल सकते हैं और बात चीजें डिस्कस कर सकते हैं। लाइक अटल बिहारी वाजपेयी का लोग बहुत एग्जांपल देते हैं कि उनका दरवाजा बात करने के लिए छोटे से छोटे मतलब सेक्रेटरी और आने वाले पत्रकार और एमपीज के लिए खुला रहता था। तो आपने संसद में काम किया, आप बता सकते हैं कि अपने एमपीज को लोग अप्रोच कैसे करें अगर उन्हें कोई वैलिड इशू अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उठाना है तो एक तो चीज ये है कि अगर आपको डे पास मिल गया पार्लियामेंट का तो कांग्रेचुलेशंस, पर अगर आपको डे पास मिल गया है इसका मतलब है कि आपको एक सर्टेन एरिया में रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आपको बस गैलरी तक जाकर वापस लेके आएंगे और बीच में कोई एमपी को आप मिलेंगे तो आप उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर बहुत सिक्योरिटी होता है। तो ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। काफी रीजंस है उसके, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज वन रीजन, पर ऑल्सो एमपीज बिजी होते हैं, उनको आना जाना होता है व्हाटएवर। तो आप जैसे एयरपोर्ट पे अगर शाहरुख खान को देखेंगे और फिर उनको ओ मैंने शाहरुख खान को देखा, वैसे ही आपका सिचुएशन होगा ओ मैंने राजनाथ सिंह को देखा, तो वैसे ही हो जाएगा। आप उनको जाके ये नहीं पूछ सकते कि अरे इंडो चाइना इशू पे क्या कर रहे हो, वो नहीं होने वाला आपसे। नहीं वो नहीं, मेरा मतलब था जो लोग बताते हैं कि हम जाके बात कर पाते थे, इट वाज अ वेरी ओपन। ये ना एक ये जो एनेक्डोट्स देने वाले लोग होते हैं ना, उनको सेंट्रल हॉल का पास दिया जाता है। अच्छा। सेंट्रल हॉल का पास जिनके पास होता है वो जर्नलिस्ट अंदर जाके चिल कर सकते हैं अपने एमपीज के साथ और वो पूछते हैं, मतलब अप्रोचेबल है। तो मतलब अटल बिहारी जी ऑब्वियसली बोलते हैं कि अप्रोचेबल थे। मे बी अगर वो कोई रैली में गए तो फिर लोग अगर उनके पास आते थे तो वो बात करते थे एक्सेट्रा, वो सब ठीक है। पर
मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी एक्सेसिबल थे, क्योंकि आखिर वो प्राइम मिनिस्टर थे यार, मतलब नहीं इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं होंगे। हमारे पास भी इतने पत्रकार, चाहे वो हफ्ता में हो या चर्चा में, जो गेस्ट आते हैं वो उनमें से बहुत पॉलिटिकल जर्नलिस्ट टीवी पर भी बताते हैं कि अरे साहब हम तो जाकर उनसे बात कर लेते थे और वो कहते थे पकौड़े खा लो। वैसे हाँ वो तो है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप एक जर्नलिस्ट हो, स्पेशली पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हो, तो आपका थोड़ा सा वैसे ही दर्जा बढ़ जाता है उनके नजरों में, कि मतलब आप वो आके उनसे सवाल पूछ पाए। आप काम के आदमी हैं जी, काम के भी नहीं बोल सकते, पर मे बी ये आपका काम है तो फिर मैं आपको आंसर दूंगा, वैसे सॉर्ट ऑफ अ थिंग, राइट। चलो मतलब if you want to look at it in a positive way, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है शार्दुल पार्लियामेंट के बारे में। मैं जब काम करता था ना पार्लियामेंट में, तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अगर आप अंदर जाओगे तो एक तो आपको हर वेशभूषा के, हर भाषा के, हर प्रोफेशन के लोग आपको इंटरमिंगल करते हुए दिखेंगे। एक बहुत बड़ा माइक्रोकॉज्म है वो इंडिया का, कि इतने सारे लोग पूरे देश भर से रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर आ जाते हैं और फिर इतना मजा आता है ना, जस्ट वहां पर अगर एक छज्जे पर बैठ जाओ गेट नंबर 3 के बाहर, जहां पर आपको पता है वो माइक ठूसते हैं ना मुंह में ANI वाले, वो वाले एरिया में आप बस बैठ जाओ वहां पर और आपका पूरा दिन कट जाएगा और आपको इतनी न्यूज मिलेगी, आप पागल हो जाओगे। मतलब बस सुन के पागल हो जाओगे आपकी, मतलब इतना सारा होता है ना एक दिन में कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी ट्रैक रखने के लिए। शार्दुल, आई थिंक हम हमारी चर्चा अब यहीं पे एक्चुअली खत्म करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ही थे, और पर मुझे लगता है होपफुली श्रोताओं को मजा आया होगा सुनकर, और मे बी कुछ मिला भी होगा इसमें से। मैं एक लेटर पढ़ लूं? पढ़ लो भाई। पढ़ लेता हूँ शार्दुल, अब लेटर पढ़ ही लेते हैं। नहीं, मैंने पिछले हफ्ते रिकमेंडेशन दी थी ब्रह्मा जी के थैले। अपनी बुराइयों को देखें और दूसरे की अच्छाइयों को, वही उन्नति का रास्ता है। ये लेटर लिखा गया है प्रियांक ने, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर है। इन्होंने लिखा है, हेलो टीम एनएल चर्चा, अभी एनएल चर्चा का 133rd एपिसोड सुना। मैं शार्दुल जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बातें और तथ्यों की वजह से मैं इस पॉडकास्ट की तरफ आकर्षित हुआ हूँ और हमेशा ये चेक करता हूँ कि आप एपिसोड में अवेलेबल है कि नहीं। मैं और टीम मेंबर्स से माफी चाहूंगा, पर यह सत्य है। थैंक यू। धन्यवाद। कंगना रनौत के बिहेवियर के बारे में इतना डिटेल्ड शो सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू मेघनाथ फॉर क्रिएटिंग GDP वीडियो। You're welcome. I would like to request NL team to make a video just like the GDP one, which answers the 6-year-old question, मोदी जी नहीं तो कौन? और लिखते, अतुल जी आपका रिकमेंडेशन नेता अभिनेता मेरे विश लिस्ट में आ गया है, जल्दी ही पढ़ने के बाद अपना व्यू पॉइंट व्यक्त करूंगा। थैंक यू प्रियांक, थैंक यू हमको लिखने के लिए, अच्छा लगता है आप जब लिखते हो। प्रियांक, और एक आप कुछ बोलना चाहेंगे आपके फैमिली को? मैं प्रियांक आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये प्यार न्यूज लॉन्ड्री के लिए रखे। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी को भी किसी व्यक्ति का चाहने वाला या फैन नहीं बनना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति का फैन नहीं हूँ, मैं विचार का फैन हूँ। तो आपने जो बात कही, आप तथ्यों के फैन है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए, आपको यहाँ तथ्य ही मिलेंगे। और आपको जैसे दिख रहा है शार्दुल बहुत गहरे आदमी है और बहुत गहरी बातें करते हैं, बहुत हम्बल है। गहरे का पता नहीं, बहुत फैला हुआ आदमी जरूर है। चलो एक और लेटर भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। नवनीत ने लिखा है। नवनीत नमस्कार, चर्चा के पैनल को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं डेनमार्क में स्थित श्रोता हूँ और बड़ी चाव से आपके पॉडकास्ट की प्रतीक्षा करता हूँ। यूं तो सामान्यतः मैं एनएल हफ्ता सुनना पसंद करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मेरा झुकाव चर्चा के प्रति ज्यादा हो गया है। क्या बात है शार्दुल, क्या बात है? या अरे तो अच्छी बात है। या क्या बात है? टेक दैट अभिनंदन।
रशीद जी के साथ आपका किया गया पॉडकास्ट मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, इसमें कांग्रेस वाला। जी जी जी। इसमें ना केवल आपने उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन शार्दुल ने भी एक प्रतिबद्धित बतौर उनका तर्कपूर्ण विरोध किया। काश यह नजारा हमें टीवी और अखबारों में देखने को मिलता। पिछले सप्ताह मिताली जी को बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने अर्थव्यवस्था पे अपनी बात बड़ी सरलता से रखी और मैं आशा करता हूं कि आप उनके जैसे और एक्सपर्ट्स को बुलाते रहेंगे। मेघनाद और शार्दुल के पॉप कल्चर रिकमेंडेशंस बड़े कमाल के होते हैं और बड़े लंबे समय के बाद मुझे एक हिंदी पॉडकास्ट सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह। पत्रकारिता के इस विषम परिस्थिति में आपके दृढ़ निश्चय को मेरा सलाम। आपका नवनीत। थैंक यू नवनीत। इतना अच्छा आपने हमको लेटर लिखा और शार्दुल, जैसे मैंने कहा कि उभरते सितारे हैं, उनका प्रेज किया तो नहीं, पर अच्छा लगता है जब श्रोता हमको लिखते हैं और हमसे बात करते हैं। हम ऑफ कोर्स आपके लेटर्स पढ़ते रहेंगे। और अब पॉप कल्चर रिकमेंडेशंस की बात करें तो चलो रिकमेंडेशंस राउंड की तरफ मुड़ते हैं। शार्दुल, उससे पहले एक बात, हाँ? हमें केवल अच्छी बातें ही नहीं, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट में लगता है कि कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या न्यूज लॉन्ड्री में इन जनरल कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो हमें जरूर मेल भेजें contact@newslaundry.com और सब्जेक्ट में चर्चा लिख दें, जिससे कि मेल को सॉर्ट करने में आसानी हो। और नहीं, एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि प्रेज ही कीजिए, अच्छा लगता है। मुझे अच्छा फीलिंग आता है यार, इतने दुख भरे खबरें सुनता हूँ दिन भर और ये अच्छा लगता है ऐसे लेटर्स पढ़ के। क्या बोल रहे हो यार शार्दुल, मतलब क्या बात है यार। बुढ़ापा आ गया ऐसे। चलो रिकमेंडेशंस की तरफ मुड़ते हैं। रिकमेंडेशंस, शार्दुल क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? तो मेरी आज रिकमेंडेशन है 3। पहला है, आप न्यूज लॉन्ड्री पर मेघनाथ की कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज देखें, संसद को और अपने संविधान को और अपने कानूनों को समझने के लिए कि असल में हमारा लोकतंत्र हमारे लिए जो काम करने के लिए बना है वो काम कैसे करता है और उसके क्या क्या दांव पेच हैं, उसके लिए वो देखें। दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा आज एक गेम जो शायद मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो हैं गेम्स उनमें से एक है, वो है एल्डर स्क्रॉल्स 5 स्काईरिम, लेकिन पीसी पर मॉडेड। हाँ, अगर आप वो खेलेंगे तो आपको पता चलेगा मॉडेड का क्या मतलब है। इस गेम की खास बात यह है आप इसमें सब कुछ बदल सकते हैं मॉड ऐड करके। तीसरा मेरा रिकमेंडेशन है एक फिल्म, उसका नाम शायद कॉफी था। इट्स अ ब्रिटिश फिल्म, बहुत इंडी फिल्म है। उसे आप देखेंगे तो आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। उसमें एक मशहूर स्टार हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, मेना सवारी, जो केविन स्पेसी की थी ना, अमेरिकन ब्यूटी, उसमें भी थी। अच्छा, मेरे रिकमेंडेशंस इस बार मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, मैंने सोशल डिलेमा देखा। एक्चुअली प्रतीक सिन्हा और सौम्या शेख जो ऑल्ट न्यूज में काम करते हैं, उन्होंने हमारे लिए एक उसका रिव्यू भी लिखा है न्यूज लॉन्ड्री पर, वो भी पढ़िए। मुझे लगा सोशल डिलेमा जो थोड़ा सा ड्रामेटाइज्ड है, पर जो हमको पता था पहले से उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई करते हैं कि कैसे एल्गोरिदम्स हमारे डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट कर रहे हैं। पर वो जो थ्रेड वो आगे लेके जाते हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं कि वो एल्गोरिदमिक बिहेवियर की वजह से कैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है पूरी दुनिया में, और कुछ जगह में तो जेनोसाइड भी हो गया, वो रोहिंग्या मुस्लिम्स के एक एग्जांपल देते। और एक और मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, एक बज़फीड पर स्टोरी जो शार्दुल ने मेंशन की थी पहले, वो जो फेसबुक का जो एक मेमो लिखा था 6600 वर्ड्स का, वो आप लेटर जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको ये दिखाई देगा कि इंडिया में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे अलग देशों में भी कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। एक आदमी अगर चाहे, एक आदमी फेसबुक में कि आप मॉडरेट करे अच्छे से या फिर ना भी मॉडरेट करे अच्छे से या फिर इग्नोर कर दे, तो कैसे पूरा मिलियंस के लिए उनका पॉलिटिकल फ्यूचर ही बदल जाता है।
तो मतलब आप सोच सकते हैं कि अभी फेसबुक के पास कितना ज्यादा पावर है। फेसबुक तो अपने आप मतलब एक देश है। हाँ एग्जैक्टली वही है ना, एक अपने आप में देश ही है एक्चुअली। और आप आई थिंक आपने ही बोला था ना कि वो अब जो गवर्नमेंट से डील करते हैं ऐसे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के डिस्कशंस हो रहे हैं। हाँ, ऐसे लगता है कि जैसे कोई कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव और कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने तो उनका पीआर का हेड इंग्लैंड का पूर्व उप प्रधानमंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मैं भी गेम रेकमेंड करना चाहूंगा। मैंने आपने सुना होगा कुछ स्ट्रीमर्स पागल हो रहे हैं इस गेम के पीछे, अमंग अस एक गेम है जिसमें एक बहुत ही फन गेम है जिसमें आप एक शिप में होते हो और आपके बीच में 2 इम्पोस्टर्स होते हैं और फिर वो आपको 2 इम्पोस्टर्स का काम होता है आपको मारना, आप सब क्रू मेंबर्स को मारना और शिप को सैबोटेज करना, और क्रू मेंबर्स का काम होता है कि वो इम्पोस्टर्स को ढूंढना उनके बिहेवियर को देखकर और फिर वोट आउट करना। तो बहुत ही मजेदार गेम है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप खेलें। और अगर आप खेल रहे हो तो मुझे जरूर लिखिए pegnad@newslaundry.com पर, चलो साथ में भी खेल सकते हैं हम। मेरे ये 2 रिकमेंडेशंस रहेंगे, 3 रिकमेंडेशंस रहेंगे। और इसके साथ ही आज की चर्चा में इतना ही। शार्दुल, क्या आप एक अपील करना चाहेंगे प्लीज? आज हमने तथ्यों की बात की। जनता तक जब तक सही तथ्य नहीं पहुंचेंगे, सही जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक वो अपने जीवन के बारे में और देश के भविष्य के बारे में, क्योंकि हम सब एक मिलकर ही भविष्य बनाते हैं, अच्छे से अपने आप को और देश को, जिसके लिए आजकल बड़ा शोर मचा रहता है, आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए खबरें जब तक विज्ञापन और सरकारी विज्ञापन और कॉर्पोरेट विज्ञापन की कैद से आजाद नहीं होंगी, तब तक आपके पास सही जानकारी नहीं पहुंचेगी। इसलिए ईमानदार पत्रकारिता को, विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता को सब्सक्राइब करें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें जी। और आपने जैसे लेटर्स में भी लिखा है, कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि आपको भी अच्छा लगता है जब हम ऐसी चीजों पर बात करते हैं जो अदर मेन स्ट्रीम जो चैनल है वो बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखिए पार्लियामेंट में 4-5 दिन में ही इतना कुछ हो गया, कितना कुछ हो गया। और आपको बस यही एक पॉडकास्ट मिलेगा हिंदी में शायद जहां पर इस पर इतने गहराई से चर्चा की गई है पीआरएस जैसे इसके साथ। और ये पॉसिबल होता है क्योंकि आप ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बेसिकली आप ही सब्सक्राइब करते हैं और हमको सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए। ये पॉडकास्ट आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी भेजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और आपके सपोर्ट की हम और अपेक्षा करते हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट की भी अपेक्षा करते हैं। थैंक यू, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।